वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा असर। पाकिस्तान की अखबार में ख़बरें पढ़ें, टीवी पे ख़बरें देखें और उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मीडिया पे ख़बरें देखें तो लगता है कि दुनिया पाकिस्तान के मुताबिक नहीं चल रही। होना ऐसे ही चाहिए कि दुनिया हमारे मुताबिक चले, लेकिन दुनिया का एक अजीब दस्तूर है, अपने मुताबिक चलती है। हंटर बाइडन जो बाइडन के बेटे हैं और उन्होंने कोई माजी में ऐसी ट्रांजैक्शन की थी जिसमें कोई गन ख़रीदी, उसके लिए झूठ बोला। कुछ एक आधी यूक्रेन से रिलेटेड फर्म के साथ बिज़नेस भी किया। उनके कुछ लैपटॉप में से डेटा भी ऐसा निकल आया जो कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो कहा यह जा रहा है कि जो बाइडन की जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो कुछ ख़तरे में होगी। अजीब सी बात है, मतलब दिस शुड बी नॉर्मल, बिकॉज हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता रहता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन सा ख़ानदान, कौन सी पार्टी, किसने क्या किया, सब चलता है। इसी तरह एक चाइना से मुझे ख़बर मिली कि एक वज़ीर हैं उनके, हेल्थ मिनिस्टर, ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन बिटवीन 2005 एंड 21। कोई 16 मिलियन की उन्होंने ब्राइब्स ली, अपने भाई की हेल्प भी की। उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कोई कंपनी थी उसमें, और कोई 16 मिलियन करप्शन साबित हुई है तो उनको ठीक ठाक पनिशमेंट मिली। आई डोंट वांट टू से कि कितनी सख्त पनिशमेंट मिली है। ये पाकिस्तान में होते तो आज ऐश कर रहे होते और लोग वही कर रहे होते जो कर रहे हैं, पेट्रोल को रो रहे होते। जैसे मैं अब पेट्रोल की ही बात करूंगी, हमारे पास तो कोई और बात ही नहीं होती है करने की। ये हमारी गवर्नमेंट है जिसको आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं, 3 दफ़ा पेट्रोल बम हमारे सर पे मारा है, और उसके बाद भी कहते हैं कि कोई ख़तरा आएगा तो देख लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे उसको। ख़तरा तो ये है जो लोगों के किचन तक आ पहुंचा है, लोगों के घरों तक आ पहुंचा है। और 26 रुपये 2 पैसे, ये 3rd टाइम इजाफ़ा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में। और उसके बाद जो टोटल अभी तक निगरान हुकूमत के दौर में इजाफ़ा हुआ है वो तकरीबन 59 रुपीज़ के करीब पहुंच चुका है। ये रिकॉर्ड इजाफ़ा है। हम रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं इस मुल्क में। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी चीज़ में भी हम पीछे नहीं हैं दुनिया से, वो कि दुनिया हमें कवर नहीं करती। इसके अलावा ऑफ कोर्स फिर एक स्पिन वे चलता है पेट्रोलियम मसनूआत की। जैसे ही कीमतें ऊपर जाती हैं, खाने पीने की अशिया, फिर ट्रांसपोर्टर्स, फिर रेलवे के किराए, फिर PIA जो चलती नहीं है लेकिन किराए लेती है, सब कुछ बढ़ता चला जाता है। आम आदमी 3-4 दिन चीखता है, खामोश होकर बैठ जाता है। तो ये है पाकिस्तान की ख़बरें, और वो 2 थीं पाकिस्तान से बाहर की ख़बरें। मलिक साहब मेरे साथ हैं, इसार राना मेरे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि क्यों दुनिया हमारी तरह नहीं चल रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा लिए एक अलग दुनिया जिसका नाम पाकिस्तान है, और मतलब मैं हैरान हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया में 203 ममालिक हैं, किसी मुल्क में ये आप एक चीज़ समझाएं कि एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है। मैं आज ही बात कर रहा था अमेरिका में कि वहाँ पे पेट्रोल कितने का है। अब ये जो समझने वाली बात है कि पाकिस्तानी, आपने कहा ना हम 3 दिन रोते हैं फिर हम भूल जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस प्राइस से, पेट्रोल से, आप 3 दिन के रोने के बाद चुप नहीं करेंगे। या मर जाएंगे आप, या आप साइको हो जाएंगे। ये मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल को आप पहले समझना पड़ेगा आपको। जब इंसान दुनिया में आया ना तो उसकी 3 बुनियादी ज़रूरतें थी। एक हवा थी, एक रोशनी थी, आपको ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए था। आज के इंसान की 5 चीज़ें हैं, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, उसके साथ बिजली और पेट्रोल जमा हो गया। पेट्रोल महंगा होने का मतलब है आटा, चीनी, घी, ट्रांसपोर्ट, सनती पैदावार, रेलवे के किराए, जहाज़ के किराए, एक एक चीज़ आपकी महंगी हो जाएगी। एक एक कारखाना आपका महंगा हो जाएगा। आपके यहाँ बेरोज़गारी है कि, मतलब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान का 99% अगर बंदा ही से ना इफेक्टिव हो, आप मुझे पकड़ ले। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आज के मॉडर्न इंसान की जो 5 बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें हवा, रोशनी के अलावा पेट्रोल उसकी पाँव है। आप समझिए, आपने पाकिस्तान के पाँव को आज बांध दिया। जो असल इशू जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, 1 मिनट के बाद मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। अमेरिका की पर कैपिटा है $70,000। हमारे निगरान वज़ीर आज़म, मैं अल्लाह की कसम मैं समझ नहीं आ रही मैं किस ज़ुबान से बात करूं, फरमाते हैं जी कि मैं इस पर क्या करूं, ये तो इंटरनेशनल प्राइस है। अब ज़रा गौर करें, ये आप दोनों के लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आपने कहा हम दुनिया का हिस्सा नहीं है, दुनिया इतनी जालिम नहीं है। ये प्लैनेट पाकिस्तान है? नहीं, ये और ही चीज़ है। ये प्लैनेट से भी अगली प्लैनेट है। ये अभी मेरा अल्लाह मियां ने भी तलाश करना है कि वो की चीज़ बन गई है। मैं तो हो नहीं बनाया। वो मैक्सिको में वैसे ज़ॉम्बीज़ मिले हैं उनको। हाँ, तो हमसे मिलते जुलते होंगे। पूरा ना, तेरी तो शक्ल भी मिलती है। अच्छा, सॉरी गाइस, मैं अपनी बारी का वेट कर रहा हूं। अरे तू 2 चीज जुगता सोच ले मेरे बारे में, मैं फिर संजीदा बात करता हूँ। अच्छा, संजीदा बात ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी तारीख की
तारीख की सबसे जो रिच स्टेट आई है, अमीर स्टेट आई है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आज का रेट उनका है ₹3, 3.5 $3.5 का गैलन है। अमेरिका में लीटर नहीं होता, गैलन में 5 लीटर होते हैं। तो मैंने आज रेट निकाला 70 सेंट का लीटर। आज अमेरिका में जहां पर कैपिटा कितनी है, $70,000, वो $210 का लीटर खरीद रहा है, जो $70,000 पर कैपिटा में है। मैं हूँ $1,500 कमाता हूँ, $1,500, और मैं खरीदता हूँ 330 का। मुझे आप दोनों सिर्फ सिंपल एक जवाब बना दे, जो मेरे निगरान वज़ीर आज़म ने मुझे फरमाया। उन्होंने कहा जी मेरा इससे क्या लेना देना है, ये तो इंटरनेशनल प्राइस है। भाई खुदा के लिए मेरी आमदनी डॉलर में कर दो, US डॉलर में कर दो, फिर मेरे से 330 ले लो। मैं कमाता हूँ ₹1, अमेरिकन ₹1 कमाता है, मुझे उसके बराबर होने के लिए ₹330 कमाने पड़ते हैं। तो मुझे कहता है पेट्रोल में बराबर हो जाओ। ज़रा गौर करो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ऐसा पेट्रोल जो आपका पाँव है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो प्राइस आपने तीसरी दफ़ा बढ़ा दी है, आपने लॉटरी निकाल दी है नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, इमरान खान की, सारे पॉलिटिशियन की सारे गुनाह माफ़ हो गए। और यार बस करो, अब राने से बात कर लिया। 3 दिन बाद लोग खामोश नहीं होंगे, यकीनन नहीं होंगे, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बिल्कुल मेरे आपके जैसे लोगों के किचन पे आएगा। चीनी, पत्ती, अंडे, दूध, डबल रोटी, यू नेम इट, सब ने खाना है ना ये। अब ये खाने पीने की अशिया तक सिर्फ मामला रुकता तो भी समझ में आता था। बच्चों की फ़ीसें भी हैं और भी मिसलेनियस किराए, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी। अभी लोग पिछले शॉक से बाहर नहीं आए, निगरान मानने को तैयार नहीं है कि ये उनके हाथ में है। वजारत ख़जाना पे वो खातून बैठी हुई हैं जो पिछले कई फाइनेंस मिनिस्टर्स को एडवाइस कर चुकी हैं। क्या हम मिसप्लेस्ड हैं, हम गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ रिलीफ दे देगा, या हमारे साथ मुस्तकिल कोई हाथ हो रहा है? देखिए, आपने कहा 2-3 दिन बाद इस पे रिएक्शन आएगा। जब वो मुर्दा होता है और वो मर जाता है इंसान, तो कोई उसका कफन उतार के ले जाए, कोई उसकी कब्र खोद दे, तो वो रिएक्ट करता है? नहीं करता। मुर्दा कौमें भी ऐसी होती हैं। मुर्दा कौमों के साथ आप कुछ भी कर लें, वो रिएक्ट नहीं करती। वो ये कहती हैं कि छितर मारने वाला एक बंदा बढ़ा दो ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम उन कौमों में से हैं। उसकी रीज़न क्या है? अभी मलिक साहब निगरान हुकूमत का रोना रो रहे थे। मुझे ये बताएं कि एक ऐसे वक्त में जब 330 का पेट्रोल हुआ, एक क़यामत है जो गरीबों पे आ गई है। और खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आँखों के सामने लोगों को सिसकते हुए देखा है। मैंने अपनी आँखों के सामने लोगों को, अपने बच्चों को, जिसे कहते हैं ना बेबसी से, जब उन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, मैंने उन लोगों को देखा है। मैंने बराह रास्त गुर्बत देखी है। मुझे बताएं, इस ऐसे मुल्क में जहां मौत नंगा नाच नाच रही हो, आप फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे? नवाज शरीफ तलुए सहर हैं, नवाज शरीफ टर्निंग पॉइंट हैं, वो आएंगे, मुल्क टेक ऑफ कर जाएगा। किस पागल मुआशरे का हिस्सा है हम? ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है इन सियासतदानों के अंदर? ये सब अंधे बहरे गूंगे सियासतदान। नवीम जरदारी प्लेइंग लेवल फील्ड का फला जगह बताएंगे, मेरी बहन और मेरी फुप्पो पंजाब के मामला देखेंगी। ये 24 करोड़ अफराद की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मुझे बताएं। इस मुल्क के अंदर जो क़यामत आई है, इस मुल्क के क़यामत के आने के जिम्मेदार तो चलो निगरान हुकूमत, उन्होंने, और डॉलर से 331 था, वो उसे लेके आ गए 305 पे। पेट्रोल 305 का था, वो उसे ले गए 332 पे। यानी उन्होंने मुआशी वटा सट्टा कर लिया। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो हमारे किस्मतों के ठेकेदार हैं, मरियम साहिबा इजलास की सदारत कर रही हैं, मेरे अब्बू आ रहे हैं, उनके रास्ते में आंखें बिछानी है कौम ने और झूमर डालना है। और कौम रहेगी तो तुम्हारे इस्तकबाल होंगे। तुम किस मुंह से कह? तुम्हें सिर्फ एक ही मसला है, जरदारी और बिलावल को मसला है कि हमारी सिंध हुकूमत और हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। नवाज शरीफ एंड कंपनी को कि हमारे अब्बू घर आ जाएं। तो ये जो 24 करोड़ 25 करोड़ लोग मर रहे हैं, इनके घरों में अभी तो ये जलजला है, इसके आफ्टर शॉक्स देखिएगा क्या होंगे, किस तरह खुदकशियां बढ़ेंगी। मैं कहना नहीं चाहता, खुदा की कसम, गरीब घरों की, शरीफ घरों की औरतें जिस तरह बाहर निकली हैं ना अपने घरों की सर्वाइवल के लिए, लानत है ऐसे मुआशरे के ऊपर।
जिसमें हम अपनी आंखों के सामने इन गरीबों को इस मर्तबा देख रहे हैं। अच्छा, गैप इतना ज़्यादा है, इतना गैप है हमारे हैव्स एंड हैव नॉट का कि एक बैरिस्टर साहब जो इमिग्रेशन के बैरिस्टर हैं, उनसे बात हो रही थी, बरतानिया में होते हैं, वो सिर्फ नाम नहीं बता रहे थे लेकिन नंबर जो उन्होंने बताया उन लोगों का जो अपने पास उनकी जितनी वेल्थ है उसको उन कंट्रीज़ में ले जाके जहाँ पे वो आपको नेशनैलिटी दे देते हैं। आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है या नेशनैलिटी मिल जाती है, सेकंड पासपोर्ट मिल जाता है। लोग जिसके पास है वो भाग रहे हैं यहाँ से, और अगर भागने वाली अशराफिया है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है, वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, तो उनके पैसे इस वक्त मुल्क से जा भी रहे हैं। तो ये जो कैपिटल फ्लाइट है, क्या इसको कोई मॉनिटर कर रहा है? नंबर 2, ये जो एक शोर मचाया जाता है ब्रेन ड्रेन, तो इस वक्त इंटरनेशनली रिसेशन है, एक आम आदमी को तो जॉब ही नहीं मिल रही, और पाकिस्तानी को वो क्यों जॉब देंगे जब हमारा पासपोर्ट ही 4th वर्स्ट है। तो इस वक्त तो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, कौम से झूठ बोल रहे हैं, बता ये रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, ये होगा वो होगा, साथ साथ जिसको मौका मिल रहा है वो यहाँ से भाग भी रहा है। तो ये क्या डायरेक्शन है? अच्छा सुनहरा, पहले तो मेरे लिए आपको अपने अल्फाज वापस लेने, अब हम झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है पहले 75 साल जी सच बोल रहे हैं ना, खुदा का वास्ते इस तरह ना करो। अभी की बात हम आदि, हमारी उम्र ज्यादा ना, हम तो आदि है नहीं, तो जनाब की उम्र कम है ना। पुराना मैंने गलत गल की, नहीं इत्तेफाक करना, नहीं बिल्कुल, मैं हर बात पे इत्तेफाक करता हूं। नहीं, हम झूठ की आदी हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि वो एक नबी पाक की बड़ी प्यारी हदीस है कि अगर आप एक अमीर आदमी देखें ना तो आप समझे 100 गरीब आदमी से आप मिल के आए हैं, तो आप अमीर हो ही नहीं सकते। देखें, आपको अल्लाह ताला ने 2 हाथ दी हैं, चले आपकी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मैं बड़ा अच्छा अपना वेल्डिंग कर सकता हूँ, राना बड़ी अच्छी गाड़ी चला सकता है, वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर सकता है। एक इंसान की क्या कैपेसिटी है? 2 लाख 3 लाख 4 लाख, एक 5 मरले का घर, 10 मरले का घर, एक गाड़ी। जब किसी भी माशरे में रिटर्न जो होगा ना, जो गैर इंसानी होगा, जो आप रिटर्न लेते हैं, जब तक आपको वो असल करप्शन वो है, आप इतना जब पैसा कमा लेते हैं, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करने लगूँ, आपको यकीन हो जाता है कि ये पैसा जो है ना, ये नॉर्मल नहीं है। मैं यहाँ चारों तरफ देखें, एक छोटी सी बात है, बड़ी रोमांटिक सी बात है, आप बाग में बैठते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, इधर भी फूल हैं, इधर भी फूल हैं, उधर भी फूल हैं, परिंदों की आवाज़ें हैं, आपको पता है कि मेरे चारों तरफ सहरा है, पानी की कमी है, दरख्त मार रहे हैं, फूल मुरझा रहे हैं, स्माइलिंग नहीं है। मैं कभी कभी क्या अक्सर औकात ट्रेन पे बैठता हूँ, यकीन करें, मैं ऑब्जर्व किया, फेस रीड किया, मैं उनमें यूजुअली 60 में होता हूँ, मुझे एक चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आती, यूथ नज़र नहीं आती, स्माइल नज़र नहीं आती। आपने इतना खून चूस लिया इनका, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं फॉलो कर रही। कमाए रुपए में तो पेट्रोल खरीदें डॉलर में, वो भी आप डॉलर में भी कर दें तो 210 रुपए का, और हमारे निगरान वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि यार मैं क्या करूँ, ये तो इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनली प्राइसेस कम होती हैं तब भी हमारी बढ़ती हैं, इंटरनेशनली बढ़ती हैं तब भी हमारी बढ़ती हैं। ये कोई मुझे समझा दे कि हमारे पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई। सॉरी इंटरनेशनल प्राइसेस आजकल बढ़ रही हैं, और मैं आपके लिए एक बड़ी खतरनाक, हमारे लिए तो वो हमेशा ही मैं आपको एक मजीद डराने लगा हूँ, ये ट्रेंड इस वक्त ऊपर जा रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप प्लीज़ राना साहब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिन रियासतों के अंदर हुक्मरान अवाम में से होते हैं ना वो IMF को मानते हैं, IMF तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। आपकी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं कि IMF, मुझे एक बात का जवाब दीजिए सिंपल सा, ये मलिक साहब जो कह रहे थे कि उनके गिर्द सहरा होता है, और ये मुझे एक बात बताएं कि ये जो खरबोपति लोग हैं, चाहे वो लंदन में बैठे हुए, दुबई बैठे, पाकिस्तान में बैठे, ये मस्जिदों के अंदर कालीन बिछवा के, 2 AC लगवा के, एक वाटर कूलर लगवा के, हर साल उम्रा करके सब हलाल कर देते हैं। वो अपने आप को धोखा देते हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, कुछ चैरिटी करके, ठीक है, हम अपने आप को ये वो लोग होते हैं। क्योंकि मलिक साहब ने इस्लाम की बात की, मैं वैसे कि क्यों मैं तो बंदी नहीं, आपकी शक्ल अंग्रेज़ों वाली है ना, क्लास्टर साहब भी सुन रहे हैं आपकी गुफ्तगू। सूरह तकासुर में अल्लाह इन लोगों के लिए कहता है कि ये जो ज़्यादा दौलत कमाने की हिरस में ये लोग भटक जाते हैं और फिर ये कब्रों तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने क्या किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक ये कब्रों में नहीं जाते ना, इन्हें मरना याद नहीं रहता।
खैर ये तो बहुत आगे की बात है, जो लोग ज़िंदा हैं हम तो उनकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और क्योंकि हम मौजूदा जो इकॉनमी का हाल हुआ हुआ है और 4 हफ्तों के अंदर 3 दफ़ा जो पेट्रोल की प्राइस और ये सारा कनंड्रम है, इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी एक ट्वीट बड़ी सर्कुलेट कर रही है और उसमें राइटली सो हम भी 2 दिन से ये प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, 2 वीक से, कि फवाद हसन फवाद और अहद चीमा, डॉक्टर तौकीर शाह, इन लोगों के आने के बाद ये निगरान गवर्नमेंट कितनी को न्यूट्रल रह गई है। तो आप ये अपनी स्टोरी पे थोड़ी सी बात करेंगे? सर प्लेयर सर मोस्ट वेलकम आप। थैंक यू वेरी मच। असल में ये सारी कहानी शुरू हुई थी कि 2-3 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में स्टोरी ब्रेक भी की थी कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है सुल्तान सिकंदर राजा साहब ने लेटर लिखा है केयरटेकर मिनिस्टर साहब को कि आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपॉइंटमेंट हो गए क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन है, इसलिए एक थोड़ा सा इमेज बन रहा है कि केयरटेकर सेटअप जो है वो शायद न्यूट्रल नहीं रहा है वो इसकी पूरे सेटअप की। राइट, उस लेटर में नाम नहीं लिखे, मेरा ख्याल में लिखने चाहिए, तो उन्होंने जनरल ऊपर छोड़ दिया। लेकिन ये जो लेटर गया था ये शुरुआत में हुआ, उसके बाद जब उनका अनाउंस हुआ कि उनको वजीर बनाया जा रहा है या वजीर बन गए हैं, आगे हलफ दिया जाएगा, तो उसके नेक्स्ट पेज उन्होंने लेटर लिखा था। उसके बाद फर्दर जाते ही उन्होंने ट्वीट किया जब हलफ हुआ, तो इसके बाद उनको प्राइवेटाइजेशन को मिनिस्टर बनाया गया है और दीगर जो पाकिस्तान एग्जैक्टली जो आपके एसेट्स हैं उन पर उन्होंने कहा कि अब हम इनको फरोख्त करेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो एक मैंने ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के जवाब में मैंने खबर ट्वीट किया, तो उनका आपने नोट किया तो बड़े कुछ अर्से से ना एक जानबूझ के बड़ा अच्छा इमेज बनाया गया है मीडिया में, ट्विटर पे, चीजों पे, जो शायर हैं, पोएट हैं, उनके साथ बड़ी जाती हुई थी, वो बहुत काबिल हैं, काबिल भी होंगे, अच्छे भी होंगे, सब कुछ। लेकिन जो चीजें जो बाद में रिकॉर्ड पे होती हैं या रिपोर्टर थोड़ी सी याद रखते हैं, तो वो ये था इसमें 2-3 ऐसे करेक्टर हैं जो निगरान वजीर हैं हमारे, कि जो बहुत डील में शामिल थे और बड़ा स्कैंडल बनाता हमारे ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ जो हैं, जब एयरवेज पे थे उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था, शरीफ था उसमें, आपने भी शो में शामिल हो। तो उस वक्त जो शुरुआत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और शहर साहब जो है बात करने मलिक साहब, आपको याद है हमने ये बात डिस्कस की थी अपने प्रोग्राम में कि इलेक्शन कमीशन भी नोटिस ले रहा है इस चीज़ का। कल मैंने एक और पॉइंट था जो आपको मैं कल भूल गया, मैंने कहा ये आहद चीमा, फवाद, ये सारे खुद विक्टिम रहे हैं ये नैब के, यानी कि जो कल हम बात कर रहे थे कि जो कितना पॉलिटिकल है, यानी कि ये कमाल की बात है। कल का जो फैसला आया, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये प्रूफ है, ये 5-5 साल भुगतते रहे, कैदे करते रहे, आज तक पता नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, कोई साबित नहीं हो सका। मैं और एंगल बात इनसे लेके आना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर 1% अगर वाकई ये बंदे मतलब बेकसूर थे, तो यार इनकी रेपुटेशन, इनकी फैमिली के साथ क्या होगा। तो फिर नैब क्या चीज़ हमने बनाई थी, ना तो रिकवरी ना इन्वेस्टिगेशन, रिसोर्सेज भी उसमें इतना ज़्यादा हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं, प्रोसिक्यूशन जो है। एक मैं छोटा सा और एंगल जो मैं दूसरा आपको देना चाह रहा हूँ, इससे एक और भी मतलब आ रहा है। इससे मतलब ये आ रहा है कि कहीं से नवाज शरीफ साहब का ये अपना सा डराना तो मानदा नहीं, ये भी एक मैसेज है कि जनाब आपने देखे इनके साथ ज्यादती की, आपने आहद को पकड़ा, साबित नहीं हुआ, पैसिफाई करें। फिर ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मुल्क लोगों को पैसिफाई करने के लिए बना है। नहीं, मुझे तो एक मेरा इस मलिक भी बहुत सवाल करता है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं कमरा इम्तिहान में हूँ, हर दफा एक सवाल छोड़ देता है। ठीक है ना, हम वो लोग हैं जिन्होंने कंपार्डे ला के नकल मारता है ना, ठीक है ना, हमने वो लोग हैं, लेकिन हमने कंपार्डों के बावजूद भी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे उनको आगे जरूर लगाया, उनको भी देख लिया है ना हमने, असल में हम भुगत चुके हैं। हमारे बच्चे टाट पे पढ़ के भी खुश हैं और ए लेवल वाले बच्चे लाखों दे के भी आज रुलते फिर रहे हैं। ये कानून फितरत है, इस पर नहीं मैं बात कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो नैब की कंस्ट्रक्शन होती है ये कैसे होती है? हर हुकूमत अपने दौर में आके अपनी मर्जी के नैब अफसर और नैब के ऊपर बैठे हुए लोगों को लगाती है। अभी रिसेंटली किसी डीजी नैब ने किसने इस्तीफा दिया था कि जी मुझे इन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकता, कासिम के अब्बू के हवाले से कि जी इनके खिलाफ केसेस करें। आफ्ताब सुल्तान थे प्रोबेबली, शायद आफ्ताब सुल्तान पहले थे, हाँ जी, जिन्होंने रिजाइन किया। तो
ये अगर नैब आपने टूल बनाया हुआ है अपने मुखालफिन को कुचलने का, तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, खत्म हो चुका है। और क्लासरा साहब भी फिर इसे कहेंगे कि अगर फवाद हसन फवाद और ये आहद चीमा मासूम हैं तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने पाकिस्तान के इतने प्रॉमिसिंग अफसर्स को 5-5 साल 3-3 साल जेल में रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। क्लासरा साहब आप सुन रहे होंगे, आपकी आवाज़ पहले ब्रेक हो गई थी। पॉइंट ये है कि इसको अगर हम जोड़ के देखें आपकी स्टोरी को, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। एंड वाइल वी आर बैक टू स्क्वायर वन, तो वो लोग जिन पे क्वेश्चंस खड़े होते हैं वो इस वक्त इस सेटअप का हिस्सा हैं। आगे कैसे चलेंगे मामलात? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बल्कि मैं सार भाई जो कह रहे थे कि इन पे आहद चीमा साहब जो फवाद पे जो हमें बताया जाता है जी कि इनकी वो इनको इक्वेट कर दिया गया था और बेगुनाह साबित हो गए थे। बड़ी मजे की चीज है कि आहद चीमा साहब की इंक्वायरी जो है वो तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद खत्म की है अपने आर्डर से। आप जरा मतलब उन्होंने बैठ के अपने ही लाडले चहीते जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने खत्म किया है। उसकी इंक्वायरी जो चल रही थी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे लाहौर में। राइट। आप अगर उनकी फवाद साहब की पढ़ें, इनको टेक्निकल बुनियादों पे इनको किया गया था, इनको रिलीफ मिला था वहाँ पे। अब जरा वो भी मतलब जजमेंट्स अगर हम देख लें तो वो भी टेक्निकल बुनियादों पे मिला हुआ था। सोचिए जो दावे करते हैं ना सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो ठीक कह रहे थे कि जनाब कि आप पे केसेस बनते हैं, जेलों में रहते हैं, सारा कुछ है, और उसके बाद ये आके क्लेम करते हैं कि हमारे को साबित नहीं हुआ। जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आपके खिलाफ इंक्वायरी को खत्म कर देगा फिर कैसे साबित करें? आपको टेक्निकल बुनियादों पे रिलीफ दे दिया है अदालत ने। मैं आपको किसी वक्त आपके साथ जजमेंट भी शेयर कर दूंगा, पढ़ने वाली है। उसके बाद भी आप कहें नहीं जनाब कि हम तो बड़े इनोसेंट थे, हमारे को कुछ साबित ही नहीं हुआ, देखें हमारे खिलाफ जाती हुई बला चीज हुई। नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि ये आपने जो बैठा के 4-5 आपकी पार्टी के लोग हैं, मेन लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पिलर्स हैं, जो आपके एक तरह की फैमिली, ये आपकी फैमिली के साथ अटैच है, मतलब शरीफ फैमिली का नॉन एफिलिएशन है, उनको बिठा के आपने बड़े बड़े ओहदे दे दिए हैं। फिर साथ में कहते हैं इलेक्शन हमने आके ट्रांसपेरेंट कराने हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एतराज जो आया है मेरी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में 2-4 लोगों से बात हुई है इस लेटर के बाद। इस लेटर की बुनियाद क्या बनी है? तो उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी का एक यहाँ पे वफद जो है वो मिला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने एतराज़ात किए हैं। उन्होंने बताया है कि जनाब कि आपके लोग जो हैं अब आपने टॉप पोजीशन पे सारे के सारे तो नवाज लीग के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब के लॉयलिस्ट बैठे हैं, या उनके नवाज शरीफ साहब के बैठे हैं, जिससे तस्वर ये जा रहा है अमूमी तौर पर कि शायद अगला सेटअप जो है वो नवाज शरीफ साहब का या फीमेल नवाज का आने वाला है, ना कि किसी और पार्टी का आने वाला है, क्योंकि उन्हीं के ही सारे प्रो जो है, सिंपथाइजर जो है, वो सारे के सारे आपने टॉप पोजीशन पे बिठा दिए। अच्छा, आप ये बताइए, इसी में ऐड कीजिए कि ये प्राइवेटाइजेशन का एक माहौल होता है, प्राइवेटाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस है। 6 माह के करीब अगर आप तय कर लें कि करना है, तो वो जो सारे लूप होल्स हैं उनसे गुजरते गुजरते 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो अब ये जो प्राइवेटाइजेशन की पूरी प्लानिंग हुई है कि पहले PIA की बेस बनाई गई है कि इसको प्राइवेटाइज करना है। एक तो वी ऑल नो कि ये नवाज शरीफ साहब का बहुत पुराना ब्रेन चाइल्ड है, रोजवेल्ट होटल को और PIA को प्राइवेटाइज करना, और उसके ऊपर बंदा भी अपनी मर्जी का लगा दिया गया है। तो क्या 6 माह निगरान गवर्नमेंट ने रहना है? और ये जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, अगर वो फॉलो नहीं होता तो हम ये किस तरफ जा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपको सुनहरा। इसमें एक और बिल्डिंग का भी ऐड करना है। वो बिल्डिंग जो है वो आपकी लंदन में पाकिस्तान का हाई कमीशन है, उसको मियां नवाज शरीफ साहब बेचना चाह रहे थे अपनी दूसरी हुकूमत। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस वक्त इन्होंने कोशिशें की थी, इन्होंने ग्राहक ढूंढे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं इन्होंने जाकर फाइनल स्टेजेस पर लेकर गए थे। जो मुझे डाउट्स हैं, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि 6 महीने में ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, नंबर 1 ये चाहिए डाउट के हो कि अगर आप इसको रश करेंगे तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे, जो अच्छी प्राइस आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। सो बेहतर तो ये है वो कि निगरान हुकूमत जो इतने बड़े फैसले करने की बजाय वो अगले इलेक्शन के बाद जो भी पॉलिटिकल हुकूमत आए कि आप उन पे ये फैसले छोड़ दें कि वो बैठ के इनके फैसले करें। नंबर 1। जो दूसरा उसमें अहम चीज है जिससे मैं डर जाता होता हूँ कि मोस्टली ये किया गया पाकिस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन की गई है, जो हमारे हुक्मरानों ने की है, वो 90s में हुई है या बाद में, इनके मोस्टली फ्रंट मैन थे जिन्होंने वो आके बैंक भी खरीदे हैं, आगे इदारे भी खरीदे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो बैंक हैं हमारे, 2-4 बड़े बैंक, में नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में कहा जाता है कि हुक्मरानों ने जिनके दौर में प्राइवेटाइजेशन हुई थी उनके शेयर हैं। आप करते ये हैं कि आगे फ्रंटमैन लगाते हैं, जो फ्रंटमैन आपके बिहाफ पे वो जाकर इनको बोली देते हैं। आप अपने बंदे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ मिल मिला के थोड़े से $2-4
आप उनको ऊपर नीचे कर लेते हैं, अब मतलब कागजी कार्रवाइयां करके फाइलों का पेट भर के आप उनको दे देते हैं। मतलब पाकिस्तान में जितने बुरे तरीके से प्राइवेटाइजेशन की गई है, आप इवन कभी उसको उठा कर देखें, आप उसे रीओपनिंग करेंगे, शौकत अजीज साहब का दौर देखें, उनके दौर में इस तरीके की है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज जो है उस वक्त लोगों ने कमाए थे कि जनाब कि आपने ओने पोनो जो है ना अपने आपके जो असासे थे बेचे, चले मान लिया जी लास्ट में जा रहे थे बेच दिया, आपने फिक्र कर दी। ये जिन आप असासों की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े आपके असास हैं, रूजवेल्ट हो या PAA हो या। और मज़े की बात ये एक और इसमें एलिमेंट ये है, मेरे साथ ताहिर मलिक साहब भी बैठे, मैं उनकी भी टेक लूँगी इस पे, कि जब कोई और गवर्नमेंट करने की कोशिश करे, रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी, कोई और गवर्नमेंट करने की कोशिश करे तो एक अजाब खड़ा हो जाता है, एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है कि ये तो ये करने जा रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन को एज सच बुरा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। जब अपने एजेंडाज पूरे हो रहे होते हैं तो उस वक्त उसका खसारा भी शो किया जाता है, उस वक्त ये भी दिखाया जाता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है और ये तो बोझ बन गया है सिस्टम पे, तो उससे ही यहाँ से ही इल इंटेंट जो है वो जारी हो जाती है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी सियासत होती है, ये अब कौन यकीन करेगा कि ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है नहीं हुआ है? मैंने जैसे पहले कहा, ये तो बहुत पुराना ख्वाब है नवाज शरीफ का। नहीं, ख्वाब नहीं, मुझे समझ नहीं आती। देखें, हम तो मुझे लगता है कि हमने सोचना समझना छोड़ दिया। बाय द वे, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि रियासत मान रही है कि ना हम करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, ना हम नहर ही ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो बात तो समझे ना, हमारे यहाँ तो एक मुकद्दस चीज़ बना दी गई है ना, जनाब PIA नहीं चल रहा, निजकारी कर दे, स्टील मिल नहीं चल रही, निजकारी कर दे। मैं अभी बैठा जब रास्ता की बातें सुन रहा था, मैं आपको अपनी बातें बताता हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ सरकारी, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये रियासत जिंदा थी, तो मैं एक साल का आपको बताने लगा हूँ, और गिरना जाना 1 रुपया की भी मेरी फीस नहीं थी। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 80 रुपीज़ ईयर। फिर मैंने मास्टर किया वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। MA जो मैंने किया वो मदर इंस्टीट्यूशन है सब कॉन्टिनेंट में, 200 साल पुराना इदारा है। कितना पूरे साल का खर्चा था? 700 रुपया। इस मुल्क में जब वाटर नेशनलाइज था, जब ये रियासत जिंदा थी, तो बिजली का बिल था 1 रुपया 2 रुपये यूनिट। जब IPP निजकारी की तो वो चला गया 60 रुपये। ये क्या रुपये तुमने डाल दिया हम सबको आगे जी, निजकारी कर लो, निजकारी कर लो। निजकारी का मतलब है कि ये रियासती इदारे जो हैं, जो मेरे से पेंशन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये नाहल भी हैं और करप्ट भी हैं। अब सुन लो इन्होंने किया क्या, ये 1 मिनट मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं जो डाटा निकाल के ना मेरा सर फट गया, 2900 अरब रुपया डेट, ये आपकी रियासती इदारों की मैं बात करूँ, 2900 अरब रुपया आपकी गैस का कर्जा हो गया, उस कर्जे में से भी 600 अरब रुपया आपका सूद है। आगे चलें, बिजली 2600 अरब रुपया, आगे चलें पेट्रोल, ये सारी स्टेट की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 1000 अरब रुपया। अगर आप सिर्फ इनको जमा कर लेना तो 6000 अरब रुपया सिर्फ इन 3 सेक्टर का बनता है। 2000 अरब रुपये आपका लॉस बनता है। ये जो स्टील मिल है, रेलवे है, उनका कर लें। अब मैं PIA, जिसको आपने बड़ी दुकान लगाई है, मैंने नहीं लगाई, मतलब कमाल करते हैं। ये मैं हमारी हुकूमत की बात करूँ, आपको पता है PIA सारी मुझे मुफ्त दे रहे हैं। वैसे तो तुसी सामने को बुहार भी नहीं देना ये रियासत ने, मुझे कहीं सारे जहाज लो, सारी मैं नहीं लूंगा। पूछे क्यों? और क्योंकि 600 अरब रुपए का तो कर्जा है, 14 अरब रुपए का मंथली लॉस है मेरा जनाब से। और एक बात और आपको बताते जाऊँ, पूरी दुनिया में 203 ममालिक है, पाकिस्तान कोई वक्री चीज़ है। 203 ममालिक में कोई ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसमें एक जहाज के साथ इतने एम्प्लॉइज हों। सलाम PIA पे, सलाम पाकिस्तान पे। शदीद करप्ट, शदीद इनएफिशिएंट, और हमें लेक्चर किया आ रहा है चारों तरफ से, निजकारी कर लो, निजकारी कर लो। मैंने आपको अपना सारा बचपन बता दिया जब पाकिस्तान एक रियासत थी। मेरे बाप पे तो मैंने प्रेशर ही नहीं देखा। हम 6 बहन भाई आराम से पढ़ते थे, खाना खाते थे, क्योंकि सरकार जिंदा थी। अब आपने निजकारी करके पूरे पाकिस्तान को IPP के हवाले कर दिया। पेट्रोल आपके सामने है, गैस की मैंने आपको भी, बाकी राणे से पूछ लें आम बंदे के साथ क्या हो रहा है। राणा साहब की टेक मैं लूँगी ब्रेक के बाद, लेकिन ये हकीकत है कि प्राइवेटाइजेशन एज सच, जो मैंने शुरू में बात की थी कि दुनिया पाकिस्तान में आके चेंज हो जाती है या पाकिस्तान दुनिया में मुख्तलिफ है, पता नहीं क्या मामला है। प्राइवेटाइजेशन ने पूरी दुनिया में लोगों को बड़े फ़ायदे दिए हैं। आपके पास यू हैव मोर चॉइसेस। गैस की कंपनीज़, आप डिफरेंट रेट्स देखते हैं, अपनी मर्ज़ी की कंपनी चूज़ करते हैं। बिजली के लिए भी इसी तरह होता है, एयरलाइंस के लिए भी ऐसे ही होता है। ये वाहिद एक हमारा मुल्क है जहाँ पे हम तुले हुए हैं इस बात पे कि एक तो सब कुछ अपने हाथ में रखना है और काम भी नहीं करना।
तो प्राइवेटाइजेशन को भी यहाँ पर हमने इस कदर बदनाम कर दिया है, उसके खिलाफ एजेंडाज इतने इकट्ठे कर दिए हैं कि अब जब जैसे ही उसका नाम आता है तो एक दफ़ा फिर हमारे सारे जो अलर्ट्स वो खड़े हो जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं एंड वील कंटिन्यू द डिस्कशन। वेलकम बैक वंस अगेन। PIA की, प्राइवेटाइजेशन की, इन सारी चीज़ों की बातचीत हो रही है। राना साहब, आपका कमेंट नहीं आया। देखिए, बात यह है कि जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, उसमें किसी हद तक वज़न है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। आज PIA, एक तो ये सियासी जमातें इतनी हमारे पी बहुत हो गया असल में ना। ये PIA आज इस हाल में पहुंची कैसे? किन सियासी जमातों की लेबर यूनियनें थी जिन्होंने PIA को प्रोफेशनली काम ही नहीं करने दिया? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनकी वो थी, ट्रेड यूनियन थी वहाँ पे, बेशुमार सियासी भर्तियाँ, बेशुमार सियासी भर्तियाँ। एशिया की सबसे बड़ी जो वो थी स्टील मिल कराची की, उसमें कौन लोग भर्ती थे? किन को घर बैठे तनख्वाहें जाती थी? किन लोगों ने वहाँ पे जहाँ पे पिस्टल रख के और बोनसेस लिए और पता नहीं क्या क्या किया? हज़ारों की तादाद में जो घोस्ट मुलाजमीन थे उनको तनख्वाहें जाती रहीं। अब आप अगर ये आपने मंसूबा बनाया कि जी भाई जो इदारे काम नहीं कर रहे उनको प्राइवेटाइज कर दें, तो मेरी एक बड़ी संजीदा सी तजवीज़ है कि सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है ना? ग्रेट आइडिया। इन दोनों को प्राइवेटाइज करें, क्योंकि ये दोनों पार्लियामेंट किसको देनी है? मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसलिए तो मुझे कहा था ना ज़ुम्बीज़ की क्या, लेकिन मेरी शक्ल जो है कुछ जापानियों से मिलती है, कुछ चीनी से मिलती है, कुछ फिलिपीनीज से मिलती है, तो मैं समझता हूँ थोड़ी थोड़ी इंसानों से भी मिलती है। अच्छा मलिक साहब, रेसिस्ट कमेंट्स नहीं दें। देखें, हम आप कह रहे हैं शेयर्स दे दें लोगों को? नहीं, प्राइवेटाइज कर दें। अच्छा, हाँ, और बाहर की दुनिया को इनवाइट करें कि हमारे एक पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन नहीं चल रहा, ठीक है, तो ये हम पे बोझ बन के रह गया है। चला के दिखाएं तो चीन को दे दें। अच्छा, ठीक है ना? वो तो आपने बड़ी, ये बिल्कुल काकड़ साहब से मिलके आए हैं, मुझे यकीन है, क्योंकि आज ही उन्होंने कहा है यहाँ पे 1 पार्टी रूल चलेगा। हाँ। वो चाइनीज मॉडल से इम्प्रेस्ड है। आपने भी वही बात की है। एक मिनट मलिक साहब की तरह मैं आपसे लूँगा। एक ये कोई शायर हैं हकीम अहमद नईम, मैं इन्हें नहीं जानता। उनके एक पंजाबी नज़म के कुछ शेर मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन और इस सोसाइटी के हवाले से। कहते हैं, खीर दी आखे राखी कुत्ते बैठे, दूध दी राखी बिल्ले, लूमड़ दे फरमान दे उत्ते कुकड़ा कट्टे चिल्ले। फिर वो कहते, इस जंगल दे वसनेका दी धुर तो किस्मत माड़ी, बांदर हथ तर कुड़ी आई सोनी हुई वंड, बुलबुल नू तरकोने लबे। तरकोने समझती हैं आप? नहीं। मलिक साहब के बाद प्रोग्राम के बाद तरकोने, बुलबुल नू तरकोने लबन, उल्लू खा गए खंड, माड़े बंदे दी कंड उत्ते IMF दी पंड, यार हकीमा जेड़ा आवे खिंच के मारे चंड, वाह बांदरी दी वंड। ये बांदरी दी वंड है जिसके अंदर आप अपनों को नवाजते हैं। पीपल्स पार्टी आती है, PIA में भर देती है वो अपने वर्कर को, मुस्लिम लीग नून आती है वो भर देती है अपने वर्कर को, है MQM आती है वो खा जाती है पूरे कहने में उसको आपके स्टील मिल को। ठीक है, आप बातें करते हैं जी यूं कर दें वो कदे अपने एक काम अच्छा हुआ है, PTI ने बहुत अच्छा काम, उसने पायलट सारी दुनिया को बता दिए जैली हैं, जहाज भी बंद करा दिए, पायलट भी निकाल दिए। नहीं सुन ले, PTI ने बड़ा अच्छा काम किया। मलिक साहब एक मिनट सुन ले, मेरी तरफ से जाए भाड़ में PTI भी, मैं सुन ले ना, सबने हिस्सा डाला है। मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से जाए भाड़ में PTI, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, ये कोई न्याजी ट्रांसपोर्ट है जिसमें को आजा काका तेनू मैं गड्डी से खा देना, आजा बह जा, और ये जहाज है, दुनिया की टेक्नोलॉजी है जदीद तरीन भाई। इसमें आपने इंटरनी
निगरान हुकूमत ला सकते हैं, इंटरनी जहाज नहीं चलवा सकते। जहाज चलाती है हमारी तो ठीक है ना, बंद बस करा कर दिया दें। था। अच्छा, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबने हिस्सा डाला है और दो पार्टीज ने तो बहुत ही ज्यादा हिस्सा डाला सही कह है। रही हैं। और शर्म आती है जब कहीं से कोई पोस्ट फेसबुक पे, ऐसे ही है। इंस्टाग्राम पे, जिसमें लोग शेयर कर रहे होते हैं कि डू यू रिमेंबर 60s में किसने एमिरेट्स को ट्रेन किया था, वो PIA थी। फिर डू यू रिमेंबर कि हमारी स्टील मिल कैसे बनी थी। यानी मेमोरीज इतनी ग्लोरीफाइड हों और अब हम उसका डिके देख रहे हो, तो हमारी जनरेशन का ट्रॉमा ये है कि हम हर चीज़ का डिके देख रहे हैं और हम फिर भी रोज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। और राणा साहब हैं कि वो सब कुछ जो है वो एक ही तरफ डालते जाते हैं। खूबसूरत भाई राणा की मैं दिल से तारीफ करता हूँ, जो उसने मुझे थोड़ा सा लकी हूँ मैं, क्योंकि पंजाबी हूँ, मैं उसकी बात समझ गया। मगर मैं राणे को एक एडवाइस करना चाह रहा था कि PTV जो टेलीविज़न है उसको भी यार सोचो, उसकी भी प्राइवेटाइजेशन कर दें, क्योंकि छोटी सी कहानी है कि ये रियासत की इलामत है PTV जो हो। बाकी और आपको देख लीजिए कमाल है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे गिरजा हो, मस्जिद हो, आप PTV को पैसे दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं, अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं और 2 हफ्ते से MD कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अब इसके पीछे बड़ी साइंस है भी, ये तो निगरान हुकूमत से पूछे, वो तो चोर, इतनी जल्दी जल्दी लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। बकौल राणा साहब के हमारे पॉलिटिशियन तो चोर हैं, सारे घटिया, वो तो नहीं है। तो जो गवर्नमेंट आने से पहले MD थे वो कहाँ गए? वो तो जो ऑफिशियल होता है ना, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा, वो MD भी होता है। अब मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, 2 हफ्ते से वहाँ MD नहीं है। अब आप असल खबर की तरह मुझे जानने देना। असल कहानी ये है कि आगे आ रहे हैं खर्चे, पैसे आ रहे हैं। पैसे किस चीज़ के आ रहे हैं? वर्ल्ड कप होना है क्रिकेट का, और इस दुनिया में दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, हम तो पागल हैं क्रिकेट के लिए। फिर आपका वो जो PC है, वो जो पाकिस्तान का जो टूर्नामेंट होता है 2020 मैच, वो भी होना है। अब देखिए, मेरे से पैसे लेता है PTV, मेरा लाइसेंस सारा पासन देता है। असूल क्या है? मेरा मुल्क है, मेरी रियासत है, मेरी इलामत PTV है। तो PTV मेरी जो टीम है वो पासन की टीम है ना, तो उसके मैचेस वहाँ आने चाहिए। अब जब MD नहीं होगा तो क्या चक्कर होगा? अब आप सवाल का जवाब मुझे देने की कोशिश करें। जवाब ये है कि इस वक्त जो प्राइवेट इदारे हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं अपने असर वसूल के साथ, और तो UAE से एक टेलीविज़न है वो पीछे पड़ा हुआ कि ये राइट्स मैंने लेने हैं, ताकि किसी तरह PTV पीछे रह जाए और जनाब को पैसे पूसे करके अरबों रुपए कमाएं। एक जुमले का इजाफा जो मैंने पढ़ा है ना, इसको भी यार प्राइवेटाइज करा दो। मैं मलिक साहब जो मैंने पढ़ा है, जो जहाँ तक आप MD PTV को कोई मिनिस्टर, कोई बंदा नहीं हटा सकता अनटिल अनलेस काबीना जो है उसका फैसला नहीं। काबीना ने नहीं लाया, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, यही अर्ज कर रहा हूँ। काबीना ने नहीं हटाया। और आप कह रहे हैं सिर्फ काबीना हटा सकती है। जी, काबीना हटा सकती है। फिर तो ये मौजा हो गया, फिर तो ये पता नहीं, ये मौजा है। इससे आगे की समझ मेरी तो नहीं है। और कितने विजिलेंट हैं हम लोग, कितनी जल्दी लोगों को हटाते हैं, लगाते हैं। यहीं से इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स का आगाज़ हो जाता है कि अभी आपको आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं और इस तरह की खबरें अंदर से आने लग गई हैं। आई डोंट नो लीडरलेस इदारा कैसे चलता है इस वक्त, अगर वहाँ कोई MD नहीं है तो वो किस तरह रन हो रहा है, आई डोंट नो। बहरहाल अपनी सियासत की मुकम्मल खबर है जी। नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, उन्होंने दोबारा से एक दूसरे को बॉल थ्रो करनी शुरू कर दी है। इधर से उनको टॉन्ट हो रही है, उधर से इनको टॉन्ट हो रही है। जरदारी साहब और बिलावल साहब ने आपस में लड़ने का एक ड्रामा किया है। मैं उसे ड्रामा कहूँगी बिकॉज दे आर ऑन द सेम पेज। जो एक सेम पेज मशहूर है ना, असल में वो ये है कि दोनों भाई भी एक पेज पे हैं और बाप बेटा भी सेम पेज पे हैं। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जैसे आप कह रहे थे पेट्रोल लोगों के इशू पे कोई नहीं बोल रहा, आपस में लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं? इनको पता नहीं है कि जो केयर टेकर साहब आए हैं वो तो कह रहे हैं कि मैं तो 1 पार्टी रूल चाहता हूँ, तभी कंसिस्टेंसी आ सकती है। अच्छा, देखें, ये जो लड़ाई है ना, ये और कुछ चंद दिनों की मेहमान है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इसके बाद जब इन्हें ये पता चल जाएगा ना कि अब हम सब की खैर नहीं है, तो ये अपनी ये वाली जो चांद मारी कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, ड्रामेबाजी, ये क्यों कर रहे हैं? ख़त्म कर। देखिए, हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ याददाश्त हमारी बड़ी कमज़ोर है। हम ये कल ही भूल जाते हैं कि कल बिलावल साहब और शहबाज शरीफ तो वो कहते थे कि काश मेरा असल बेटा ये होता, ठीक है ना, तो ये इससे ज़्यादा तो टैलेंटेड वज़ीर ख़जाना ही नहीं देखा। और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने तारीफ की थी। बिलावल कहता था कि माय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। हाँ, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब जब इन्हें पता चला कि अब इलेक्शन आ गए तो कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपस में लड़ भी रहे, ठीक है। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई अब ज़्यादा चलेगी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब इन्हें इस बात का एहसास होगा ना
कि किसी के हाथ कुछ नहीं आना। वैसे हो गया है आपस की बात है, हो गया उन्हें एहसास हो गया ना, हो गया। हाँ, उससे ज्यादा ना पूछना मेरे से। नहीं, मैं अभी पूछूंगी आपसे। हो गया वो उन्हें एहसास मलिक साहब कह रहे हैं, क्योंकि मलिक साहब को ना नून लीग की बहुत खबरें होती हैं और ये माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से, मैं बड़ी मुश्किल से इनमें से ना अक्सर नून लीग को खींच के निकालता हूँ, लेकिन ये नून लीग में इतनी घुस गई है कि वो निकल नहीं पाती। इनको आप दुख कहे हैं कि देखें चांद कितना खूबसूरत है, तो ये कहेंगे कि हाँ ऐसा लग रहा है नवाज शरीफ मुस्कुरा रहे हैं। तो ये इनके अंदर जो नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत, अब ये दिलों के मामले हैं, इसको नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, नहीं छेड़ते। दिल दरिया समुद्रों डूब गए तो कौन दिलानियां जाने। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जैसा भी दिया है, उसके बाद भी मियाँ साहब आ रहे हैं। देखिए मियाँ साहब ने तो आना है कि प्लेटलेट्स का मसला बनना शुरू हो जाएगा। नहीं, वो हुआ है शुरू मसला। एक तो राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया, जुबैर साहब ने भी कह दिया, अभी भी आ रहे हैं। नहीं, अभी एक चांस है, अभी एक चांस है। चांस ये है कि फुल कोर्ट भी बन सकती है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, गेम अभी बाकी है। अभी गेम अभी बाकी है। जब तीन रुकनी बेंच जब कोई फैसला करता है ना, तो उसमें एक इख्तलाफी नोट भी होता है। तो वो केस, मैं कोई कानून का माहिर नहीं, आप हैं, मैं जान दूँ ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा। एक ये भी एक आपके पास एस्पेक्ट है। दूसरा पॉइंट ये कि नवाज शरीफ पक्का बाल है, वो इस पावर मैकेनिक्स को ज़्यादा समझता है। अगर उसका नाम आ भी जाए, वो ना भी आए, तो उसके पास हमजा भी है, उसके पास मरियम भी है, उसके पास अभी सलमान तो भी है। नहीं सुन तो मेरी बात तो सुन लेना। जो मसला फंसी असल में कौन है, मैं और कुछ नहीं, तो हमारी डार्लिंग जुनैद भी है, वो भी लंदन से आ सकता है, घोड़ा छोड़ा छोड़ के पोलो छोड़, मतलब इन्होंने नहीं निकलना। पॉइंट ये है, पॉइंट समझो। देखो नवाज शरीफ को जो एक चीज समझ है ना, वो ये है कि आपने कोई मौका नहीं छोड़ना, आपने सिचुएशन से बाहर नहीं जाना, कोई ना कोई कॉम्युनी की मशहूरी बीच में रखनी है। हमारे जो PTA के शहजादे साहब है ना, वो शहजादा भी अटक, डिप्टी जो चेयरमैन है वो भी गिरफ्तार, और सदर जो है वो 12 दफा ही गिरफ्तार हो गया। मतलब कि PTI ने कोई फ्रेम ही नहीं छोड़ा, कोई बंदा ही कोई नहीं। अच्छा है। मतलब ये कि मियाँ साहब का जो भी मसला होगा वो PTI की बेवकूफियों से होगा और खत्म भी PTI की बेवकूफियों से। इसका मतलब है बेनिफिशियरी, हालांकि पॉपुलर वो है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन मजे की बात ये है कि अगर सबकी सियासत अब इस पॉइंट पे आके रुक गई है ना, कि किसी को बंद कर दें, किसी को डंप कर दें, किसी को तोड़ दें, मरोड़ दें, तो मेरे ख्याल है अपना बंदोबस्त सबको कर लेना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और सियासत मुकम्मल नहीं होती अगर राजा रियाज की बात ना की जाए। एक तो पाकिस्तान की मोस्ट फ्रेंडली ऑपोजिशन, रिकन्सिलिएशन के चैम्पियन, जैसे ही उनको पता चला कि काकड़ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, फ़ौरन नाम आगे पहुंचाया और फाइनली पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उन्होंने नून लीग ज्वाइन भी कर ली। वफा हो तो ऐसी हो, देखिए बात ये, और ज़मीर हो तो ऐसा। मैं अर्ज़ करूं कि वो बहुत अरसा वो कौमी असम्बली में खड़े होकर PTI की तरफ मुँह करके कहते थे राजे राजे खांदियाँ तो बिलियाँ बिलियाँ तक दियाँ। अब वो तो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की सियासत का अगर किसी ने असल चेहरा देखना हो तो राजा रियाज को देख ले। वो बतौर अपोजिशन लीडर वजीर आज़म से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगला टिकट नून लीग का आपने मुझे देना, बतौर अपोजिशन वजीर उसी से मिल रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुनाफकत और मौका परस्ती की बेहतरीन मिसाल हमें पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। मैं साहब मेरा ख्याल है तुसी नवाज शरीफ को कर सकते हो कोई ऐहो जी मिसाल, लेकिन वैसे मुझे नहीं नजर आ रही कोई। लेकिन ये तो नेक नियति की निशानी है, वो खुल के कहते थे जो उन्होंने कहना होता था। देखिए जी, मेरे तो हीरो हैं और मुझे बड़ी अजीब बात लगी। मैं उनकी जो असूल परस्ती है ना, देखिए आप दिल में आपका दिल कर रहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून में चला जाऊँ। मैंने इतना बड़ा सियासतदान नहीं देखा जो 16 महीने असूल पे खड़ा रहे कि मैं अपोजिशन लीडर रहूंगा, हालांकि दिल में वो मुस्लिम रहे हाथ से जन्नत में। इतने बड़े लीडर की आप इसकी बात ना करें। दूसरा जो उनका एहसान है पाकिस्तान पे, उन्होंने काकड़ जैसे एक अच्छे इबलाग और कम्युनिकेशन के जो माहिर वजीर आज़म का तलाश करना, और कमाल है जब और उस पर उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया।
उन्होंने बिल्कुल कहा, उनका ये मेरा और आपका काम है, और उन्होंने एक असूली बात की और उस पर उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं समझते इतना बड़ा एक अच्छा इंसान की तलाश करना ये उनका दूसरा बहुत बड़ा एहसान है, और उनकी जो असूल परस्ती है वो हमेशा तारीख में याद रखी जाएगी कि आप दिल ही दिल में मुस्लिम लीग नून को चाह रहे हैं, मगर आप कहते हैं मैं रहूंगा, और आप ऑपोजिशन में खड़े रहे। मेरी अजमत मैंने मुझे ये उम्मीद है कि अब नून लीग उन्हें पहचानती होगी। वो जो उन्हें पहचानती नहीं थी ना, कौमी असेंबली में कहते थे कि मैंने देखे इनके लिए इतनी कुर्बानियां दी और ये अब मुझे पहचानते नहीं है, तो अब मेरा ख्याल है नून लीग वैसे तो पीपल्स पार्टी से भी तो उनका बड़ा प्यार है। नहीं, वो उनका सबसे हर ताकतवर तबके से। वैसे तो चंद साहब के बारे में भी बिलावल साहब कहते थे कि अभी ये थोड़े कम नजर आते हैं, याद है आपको? हाँ जी, हाँ जी। नदीम। खैर, ये वो वाकयात हैं जो हमारी जनरेशन विटनेस रही है, और ये विटनेस करते हुए भी हम फिर भी इस बात के कायल हैं कि मॉरल वैल्यूज़ अपनी रखनी है, चाहे नुकसान हो रहा हो, हक सच की बात करनी है, चाहे हमें कहीं से फ़ोन आ जाए लेकिन हमने बात वही करनी है जो हमें ठीक लगती हो। तो उसी में आज एक एडिशन में करती चलूँ कि जो मोहसिन नकवी हैं वो कोई बड़ी लग्जरी कोई सफारी पार्क टाइप चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं लाहौर में। मेरी सारी लाहौरियों से अपील है कि थिंक ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग, जिनको इस वक्त पेट्रोल की वजह से असल डज पड़ रही है, जिनके घर नहीं चल रहे, जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, और ये हमें लग्जरीज गिफ्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। इन चीज़ों की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। प्लीज़ बॉयकॉट करें ऐसे प्रोजेक्ट्स का, मत जाइए ऐसी जगहों पे, ताकि कम से कम हम तो अपना हिस्सा डाल सकें सोसाइटी में, जिस हद तक भी डाल सकते हो। आई विल सी यू टुमारो।